था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट कर लिया, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गई है। अब ना सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ ली, आज हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे करके ना हम ऑर्गेनेल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब जितने भी सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े थे हमने, वेदर इट इज न्यूक्लियस, वेदर इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, वेदर इट इज क्लोरोप्लास्ट, व्हाटएवर, जितने भी सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने पढ़े थे अब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज न्यूक्लियस, ठीक है भाई, न्यूक्लियस पे बढ़ते हैं। तो भाई ये सेल थी, सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल है, और सेल वॉल सिर्फ शाबाश प्लांट के पास ही होती है, बैक्टीरिया के पास ही होती है और फंगस के पास होती है, सिर्फ सेल वॉल, ठीक है। तो क्या था, रिवाइंड करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सेल थी, सेल के चारों तरफ क्या थी बेटा, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या था, वेरी गुड, शाबाश मेरे वीरो, क्या था, सेल वॉल। और सेल वॉल, अरे दीदी सेल वॉल तो पढ़ाई नहीं आपने, पढ़ाऊंगी, आगे पढ़ाऊंगी, न्यूक्लियस के बाद सेल वॉल ही पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। न्यूक्लियस पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियस के बाद एक टॉपिक है सेल डिवीजन, वो पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम सेल वॉल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाहर वाली क्या है, सेल वॉल, और ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स के पास होती है, एनिमल्स के पास नहीं होती, बैक्टीरिया के पास होती है, और वेरी गुड फंगस के पास भी होती है, और कुछ एल्गीज के पास भी होती है, ठीक है, एल्गीज के पास भी होती है। तो सेल वॉल प्लांट के पास होती है, बैक्टीरिया के पास होती है, शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगी भाई, फंगस के पास होती है, एल्गा के पास होती है। इतनी बार ठीक है, ठीक है। जब सेल वॉल पढ़ेंगे, जब बताएंगे कि सेल वॉल किसकी मिलके बनी होती है, फिलहाल मैं इसको मिटा रही हूँ यार, और फिलहाल ना मैं सिर्फ न्यूक्लियस पे फोकस करूंगी। कहने का मतलब ये, सिर्फ हम न्यूक्लियस को देखेंगे, न्यूक्लियस क्या बना है। आज पहले एक ट्रिक से शुरू करूंगी मैं आज का दिन। एक लिख रही हूं मैं, न्यू सीएम, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से याद रखोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो हम ट्रिक क्या है, न्यू सीएम, क्या है, न्यू सीएम, क्या है, न्यू सीएम। अब ये क्या है, याद रखेंगे, न्यू से याद रखना न्यूक्लियस, न्यू से याद रखोगे न्यूक्लियस, सी से लर्न करोगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एम से लर्न रखोगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्या याद रखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा जी जो न्यूक्लियस है और जो क्लोरोप्लास्ट है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके चारों तरफ ना मेम्ब्रेन होती है, लेकिन डबल लेयर्ड होती है। कैसी होती है, सबके बाहर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है, ठीक है, डबल लेयर्ड होगी इनकी क्या, मेम्ब्रेन। अभी डबल लेयर का क्या सीन है दीदी, सुनो। जैसे मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, तो इसकी एक लेयर और होती है और एक लेयर और होती है, कहने का मतलब है डबल लेयर्ड होती है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। जब पढ़ूंगी जब और बताऊंगी, तो ट्रिक क्या याद रखूंगी, मैं पूछूंगी जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगी कि बताओ सिंगल लेयर्ड होती है, डबल लेयर, तो दिमाग में घुस जाना चाहिए कि हाँ पहले ही क्लास में बताया था कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में, इन तीनों के पास हमारे पास जो होती है डबल मेम्ब्रेन होती है। क्लियर, क्लियर, डन। तो न्यू सीएम ट्रिक है, न्यू सीएम, न्यूक्लियस, सी स्टैंड्स फॉर क्लोरोप्लास्ट, एम स्टैंड्स फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, सबके पास डबल लेयर, डन डन। ठीक, आगे चलो। हाँ जी, वेलकम बैक। ओके, अब न्यूक्लियस पे आ जाए, आ जाओ। तो ये सेल है भाई, देखो अब सेल के बाद मैं सेल मेम्ब्रेन नहीं बनाऊंगी, सेल वॉल भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा, हमें टाइम वेस्ट करना नहीं है, वक्त बहुत कीमती है। हो गया बड़े मुद्दों वाला ज्ञान, आ जाओ। न्यूक्लियस क्या होता है, डबल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड, वेरी नाइस, डबल लेयर्ड। तो ये न्यूक्लियस है ना, इसके बाहर डबल लेयर्ड है। देखो ये पहली, देखो ये पहली वाली लेयर है, दूसरी वाली लेयर इसके बाहर है, तो कितनी होगी, वन लेयर, सेकंड लेयर, डबल लेयर्ड हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस ना बेटा ऐसे जैसे ये बंद हो गई, ये बंद नहीं होता है, इसके अंदर छेद होते हैं, ये देखो छेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैडम, पोर्स। तो ऐसे छेद होते हैं, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो डबल लेयर है, इनमें क्या है, पोर्स है। भाई साहब ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बस मैं कर रही हूँ एडजस्ट तुम्हारे साथ कि चलो मेरे क्यूटीज को मैं ड्राइंग इतनी गंदी ना लगे, ठीक है। तो ये देखो, ये पोर है, ये दिख रहा है, ये पोर्स है। अब इन पोर का काम क्या है, क्यों भगवान ने इनको दे दिया ये छेद, मतलब भगवान ने इसको ऐसा क्यों बनाया, पोरस क्यों रखा, पोर क्यों रखे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका रीजन है, मैं बताती हूँ थोड़ी देर में, 2 मिनट रुको।
हर चीज का रीजन मिलेगा तुम्हें। हाँ, छोटू साइंस में यही तो खासियत है हमारे चैनल की, कि हमारे चैनल में आपको कोई भी चीज रटनी नहीं पड़ता है, समझ समझ के समझ को सीखो, वो भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे वो मेरी नजर में ना समझ है, ठीक। तो समझ समझ के समझ को सीखो, ठीक है। ओके डन। देखो बेटा, ये समझ में आ गया न्यूक्लियस डबल लेयर्ड है, पहली बात, ठीक है मैम, ठीक है, समझा दिया इतना तो आपने। फिर मैडम न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, ये जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है, किसकी बनी हुई है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है वो इसकी बनी होगी, ये भी लिपिड्स की बनी है, ये भी प्रोटीन्स की बनी है, ये भी कार्बोहाइड्रेट की बनी है, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये भी लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के मिलके बनी हुई है, डन। जिससे सेल मेम्ब्रेन बनी है ना बच्चा, उसी से ही ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनी हुई है, ठीक है। इस डबल लेयर स्ट्रक्चर को न्यूक्लियर डबल लेयर भी बोला जाता है, और इसको ना बेटा न्यूक्लियर एनवलप भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। एनवलप क्या होता है? लिफाफा, ठीक है ना, लिफाफा, इसको लिफाफा भी बोलते हैं, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है ये बताओ। जिस तरीके से बेटा सेल के अंदर क्या था, साइटोप्लाज्म था ना, वो जल्दी जल्दी लाइक सब्सटेंस, ये रहा साइटोप्लाज्म, ये रहा। इसी तरीके से न्यूक्लियस का भी अपना खुद का साइटोप्लाज्म होता है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल का प्लाज्म साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का प्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जल्दी जल्दी सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इतनी बात समझ में आ गई? आगे सुनो। और तो और इस न्यूक्लियस के अंदर सब जानते हैं, सब धागे जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलेंगे? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म जल्दी बोलो, पढ़ाई थी नहीं यार? क्यों नहीं यार भाई? रिवाइज नहीं करते ना तुम, पिटाओगे। लास्ट टाइम बता रही हूं, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, NuSCLEIC, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। और भी एक चीज होती है बेटा, और भी एक चीज होती है यहां पे, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये क्या है? ये क्या है बताती हूँ। न्यूक्लियोलस पता क्या काम करते हैं? न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम्स को बनाना। तो ये क्या करेगी? मेक राइबोसोम, इट मेक्स राइबोसोम्स। तो न्यूक्लियोलस का काम है इट मेक्स राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कौन थे? याद करो जल्दी। हाँ, यस, हमारा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पढ़ाया था मैंने जब सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ाए, तो उसके ऊपर जो रफ पार्ट आ रहा था, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, वो रफ क्यों हो रहा था? इन्हीं राइबोसोम्स की वजह से। तो याद आ रहा है? दोबारा देखो, इसके ऐसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम निकल रहा था न्यूक्लियस के बाहर, याद आया? और उसके ऊपर क्या थे? वो गोल 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 दाने, वो गोल 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 बॉल्स, वो किसकी थी? वो राइबोसोम्स की थी। और ये जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस, ये राइबोसोम बनाता है, ये प्रोटीन फैक्ट्री बना रहा है। और बेटा राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना, समझ रहे हो? तो न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है बेटा? क्या होता है न्यूक्लियोलस का काम? राइबोसोम बनाना। तो न्यूक्लियोलस का काम होता है टू मेक राइबोसोम्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। अब मान लो न्यूक्लियोलस ने राइबोसोम बना के, मान लो न्यूक्लियोलस है, इसने राइबोसोम बना लिए। राइबोसोम की ना थोड़ी सी शक्ल दिखाती हूँ कैसी होती है बेटा। देखो राइबोसोम ना ऐसी शक्ल का होता है, टिंग 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 टिंग, ऐसा होता है राइबोसोम। दो चीजों से मिलकर बना होता है। ऊपर ये इसका हेड ऐसा होता है, ये इसकी लार्जर सब यूनिट है, और ये इसकी स्मॉलर सब यूनिट होती है। बड़ी वाली को, ऊपर वाली को लार्जर बोलते हैं, लार्जर सब यूनिट। सब यूनिट जैसे ऐसे साबुन रखने का डब्बा देखा है तुमने? ऐसा और ऐसा, एक ऐसा होता है उसमें ढक्कन होता है, तो इसी तरीके का राइबोसोम होता है, ठीक है बेटा। तो ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन बनाते हैं, ये बात की बात है, हम बाद में देखेंगे। अभी हमें पता चला है न्यूक्लियोलस राइबोसोम बना रहे, ठीक है, बना रहे राइबोसोम। ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो मैंने अभी बताई ना, लार्जर स्मॉलर, ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी। तो ध्यान रखिए राइबोसोम की फोटो ऐसी होती है, ऊपर वाले को लार्जर सब यूनिट बोलते हैं, नीचे वाले को स्मॉलर सब यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा था, छोड़। तो न्यूक्लियोलस का काम क्या बेटा? राइबोसोम्स को बनाना, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस ने भाई राइबोसोम बना के तैयार कर लिए, मान लो अच्छा
मान लो ये न्यूक्लियोलस था अपना, इसने बहुत सारे राइबोसोम बना लिए, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बहुत सारे राइबोसोम बना लिए इसने। अब एक बात बताओ, अगर ये न्यूक्लियस के पास पोर नहीं होता है, बंद होते, अगर न्यूक्लियस के छेद नहीं होता है, पूरा बंद होता, तो क्या ये राइबोसोम बाहर निकल पाते? कभी भी नहीं निकल पाते। तो समझ में आया भगवान ने इसको छेद क्यों दिए? भगवान ने इसको ये क्यों बोला कि नहीं भाई तू अपने थोड़े से छेद रख अपनी मेम्ब्रेन के अंदर? इसी रीजन से, ताकि जो बनी हुई चीज है ना वो इनसे बाहर निकल सके और सेल को भी मिल सके। क्योंकि न्यूक्लियोलस बना रहा है राइबोसोम, और राइबोसोम यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है, और प्रोटीन बाहर बनता है। प्रोटीन हमेशा सेल साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन नहीं बनता। न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बन गया, अब वो राइबोसोम टुकुर 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 चलेगा, साइटोप्लाज्म के पास, साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच जाएगा, और फिर जाके वो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन इधर ही नहीं बनेगा, प्रोटीन बाहर आके बनता है, इस साइटोप्लाज्म में बनता है। पहला काम समझ आया। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बेटा, इसके ऊपर जो राइबोसोम यूनिट्स हैं, ये जो राइबोसोम बैठे हैं, ये राइबोसोम कहाँ से आएंगे? यही तो बनाएगा, न्यूक्लियोलस ही तो बनाएगा राइबोसोम। और अगर ये छेद नहीं होता तो कैसे निकल पाता ये राइबोसोम, और कैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता? कहानी गड़बड़ा जाती। तो समझ आया? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, पोरस होती है, मतलब इसके अंदर ये छेद देखो, ये छेद, ये छेद, ये छेद, ये पोर की हिंदी होती है छेद, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, और ये पोर्स इसीलिए होते हैं ताकि जो अंदर जो भी अच्छा अच्छा सामान बन रहा है वो बाहर जा सके, और बाहर भी अगर कोई अच्छा सामान है वो भी इसके अंदर आ सके। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप दिस माइट बी क्लियर टू यू ऑल। हाँ भाई, तो इतना समझ में आया जितना भी पढ़ाया, ठीक है। अब मेरे को एक और चीज तुम्हें ना एनसीईआरटी में लिखी मिलेगी जिसमें तुम बहुत तो कंफ्यूज होते हो। एक होता है क्रोमैटिन, एक होता है क्रोमोसोम। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये क्रोमैटिन क्या है, ये क्रोमोसोम क्या है, दो टर्म्स है, ये बहुत अलग अलग सी है। मेरे क्यूटीज इसमें कतई कंफ्यूज नहीं होंगे, देखना तो मैं तुम्हें इस तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। अब आ जाओ भाई मेरे क्यूटी ब्यूटीज। बेटा देखो, ये क्रोमैटिन और क्रोमोसोम क्या भला है, इसको थोड़ी देर रुक के समझते हैं, पहले अपने न्यूक्लियस पे आते हैं। बेटा देखो, ये सेल है, सेल के अंदर ये डबल लेयर न्यूक्लियस था, अभी बताया मैंने तुम्हें, इसके अंदर छेद होते हैं, और इसके अंदर ना भाई ये डीएनए होता है, और इसमें न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियोलस का काम तुम्हें पता। अच्छा एक चीज और, जो न्यूक्लियस है ना वो सेल की सबसे लार्जेस्ट चीज होती है। मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनल है ना, तो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है ना, तो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर। तो ये चीज ना प्लीज अपने नोट्स में ऐड कर लेना, स्किप कर गई, अभी याद आया जस्ट। तो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, लिख लो अभी प्लीज 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 प्लीज, राइट इट डाउन। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे चल डन। तो देखो तो भाई ये सेल थी, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, डबल ए न्यूक्लियस। अब देखो मैं इसके अंदर ना छेद नहीं बना रही हूँ बार बार, क्योंकि ऐसे बनाऊंगी तो यार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, समझ जाना तुम। ये पोर होते हैं इनके अंदर, क्यों होते हैं, के भी रीजन समझ में आ गया होगा भाई। और इसके अंदर ना ये डीएनए पड़ा हुआ होता है, इसके अंदर ना डीएनए पड़ा हुआ होता है। पहली मेरी चीज समझो, ये डीएनए इसके अंदर रखा हुआ है कोई। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ बेटा, देखो ये जो सेल है ना, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, तो प्लीज ध्यान से समझना। जितनी एनर्जी से मैं समझा रही हूँ उतनी एनर्जी समझने में और लगा देना, ठीक। देखो ये जो सेल है ना बेटा, ये सेल अकेले बहुत दिन हो गए इसको चलते चलते बोर हो गई। अभी कह रही है यार ठीक है अकेला अकेला बहुत हो गया, अब ना थोड़ा सा 1 से 2 होने की कोशिश करते हैं, चलो डिवाइड करते हैं। तो ये सेल क्या करना चाहती है, डिवाइड करना चाहती है। अब देखो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस में ये सारी चीजें हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी बैठा होगा, कहीं गोल्जी बॉडी होगा, कहीं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, मतलब सारी ऑर्गेनल है, साइटोप्लाज्म भी है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी है, जो भी एक सेल के अंदर होना चाहिए वो सारी चीजें मस्त तरीके से बैठी है। सेल कह रही है कि यार बहुत हो गया, अब चलो 1 से चलो 2 हो जाए। तो ये एक सेल से 2 बनना चाहते हैं, ठीक है। रुडोल्फ विर्को याद आ रहा होगा ना, इस डायग्राम से मैंने आपको पढ़ाया था सेकंड क्लास में, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, सेल डिवाइड होना चाहती है, इसका मन नहीं कर रहा। तो सेल डिवाइड करने से पहले क्या क्या काम करती है ये देखो, इसको इस तरीके से समझ लो, बंटवारा जैसे होता है। जैसे मान लो ये फादर है हमारे, और इनके मान लो 2 बेटे हैं, राम
और लक्ष्मण। मान लो, ठीक है, बेटे, एक बेटा है राम, दूसरा बेटा है लक्ष्मण, ठीक है, ठीक है भाई, दो बेटे हैं। अब इनके पास है भाई 10 किल्ला जमीन, 10 किल्ले हैं इनके पास, हमारे पापा जी के पास, और इनके दो बेटे थे राम और लक्ष्मण। तो ये 10 किल्ला जमीन को क्या करेंगे, बांटेंगे ना बराबर, तो 5 इसके पास जानी चाहिए, 5 इसके पास जानी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक, मतलब बराबर बंटनी चाहिए। तो जब सेल डिवाइड करेगी ना बेटा, इसी प्रोसेस को, इसी कंसेप्ट को याद रखना, जब सेल डिवाइड करती है तो अगर मान लो इसके पास 100% कंटेंट है, तो जब ये सेल डिवाइड करेगी तो इसका 50% इधर चला गया, इसका 50% इधर चला गया, तो वो जो सेल थी ना उसका 50% ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, मतलब इक्वल कंटेंट जाना चाहिए। क्लियर, क्लियर, ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ रहा है। तो जब सेल डिवाइड करती है, ध्यान से सुनना, अभी सेल मस्त है, अभी सेल मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, सेल आराम से तसल्ली से बैठी हुई है, सेल कुछ नहीं कर रही, आराम से बैठी है। अब ये सोच रही है सेल डिवाइड करने की, करी नहीं है अभी डिवाइड, अब ये सोच रही है, दिमाग लगा रही है। तो इसका जो डीएनए है ना, ये जो डीएनए है ये बिखरा पड़ा सा है, ये बिखरा पड़ा है, ये फैला हुआ सा है, ऐसा फैला हुआ सा है, फैला हुआ है, इसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब सेल डिवाइड करेगी तो उसको टेंशन होगी। जब पापा जमीन का बंटवारा करते हैं तो उनको टेंशन होती है, यार कभी कोई यूं ना कह दे इसको ज़्यादा दे दिया, इसको कम दे दिया, बेटों बेटों में लड़ाइयाँ भी हो जाती है भाई, जो भी है तो तुम्हें पता है, हर घर घर की कहानी है, छोड़ो। तो वही वाली कहानी इस सेल की, भाई सेल बिना, जब सेल को डिवाइड नहीं करना था, सेल आराम से बैठी हुई थी, तो सेल का डीएनए आराम से फ्रीली पड़ा हुआ था, फ्रीली। तो सेल का जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो आराम से पड़ा हुआ है, आराम से पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। जब सेल डिवाइड नहीं करती और सेल का डीएनए न्यूक्लियस के अंदर आराम से फ्रीली पड़ा हुआ होता है, उसे बोलते हैं क्रोमैटिन। आगे समझ क्रोमैटिन क्या होता है। क्रोमैटिन कुछ नहीं है, ये डीएनए का वो फॉर्म है जब डीएनए एकदम फ्रीली आराम से क्यूटी पाइस की तरह बिखरा हुआ होता है, उसे बोलते हैं बेटा क्रोमैटिन। क्लियर, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, तो आगे समझ। अब जब सेल को डिवाइड करना है, अब जब सेल कह रही है कि बहुत हो गया है, अब 1 से 2 होना है, अब मुझे सेल डिवाइड करना है, 1 से 2 हो जाएगी। अब सेल चाह रही है मैं डिवाइड हो जाऊं, तो ये जब बेटा सेल डिवाइड होती है ना, तो ये जो डीएनए है ये बहुत डेंसली पैक होता है। कहने का मतलब है, पहले ये फ्रीली आराम से बिखरा हुआ था ना, अब ये कंडेंस होगा। कंडेंस मतलब और बढ़िया तरीके से पैक होगा, एक मतलब अच्छे से पैक होगा, मतलब इसको बहुत ढंग से पैक किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डीएनए कैसा था, फ्रीली फॉर्म पे, अब ये क्या हो गया, गुचुल गुचुल और ज्यादा हो गया, और कंडेंस हो गया, और कंडेंस हो गया, और कंडेंस हो गया, और कंडेंस हो गया। देखो ये कितने ज्यादा एरिया में फैल रहा है, लेकिन अब ये कम हो गया और कंडेंस हो गया, तो इसको अब बोलेंगे क्रोमोसोम। दोनों में अंतर समझो। जब सेल नॉर्मल था, जब सेल को डिवाइड नहीं करना था, तो डीएनए आराम से बिखरा पड़ा था, देखो आराम से बिखरा पड़ा हुआ है, फ्रीली है डीएनए। तो ऐसे डीएनए की फॉर्म, जब डीएनए फ्रीली पड़ा होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही, नॉर्मल है, तो उसे बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। लेकिन जब सेल अपने आप को डिवाइड करना चाहता है, तो सेल अपने डीएनए को अच्छे से पैक करता है, बहुत अच्छी तरीके से पैक करता है। अगर मान लो इतने एरिया में फैला हुआ था, मान लो ये दुपट्टा है मेरा, ये अभी इतने एरिया में फैला हुआ है, लेकिन इसे बोलेंगे क्रोमैटिन, फैला हुआ है आराम से, मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये जो डीएनए है, ये सेल के अंदर है, आराम से फ्रीली है, तो इसे बोलते हैं क्रोमैटिन। लेकिन अब जब मेरे को ये सेल डिवाइड करनी है, तो मुझे इस डीएनए को टाइटली पैक करना होगा, और मुझे इसको कुछ इतने से एरिया में इतना लेके आना पड़ेगा। देखो ऐसे, जैसे दुपट्टा फोल्ड हो गया, समझो, तो मतलब मेरे को इतने से पार्ट में उसको कंडेंस कर दिया, तो इसे हम बोलेंगे क्या, क्रोमोसोम। समझ में आ रही है, मेरे को लग रहा है समझ में आ गया होगा, जहां तक मैं सोच पा रही हूँ। तो क्रोमैटिन क्या होता है, फ्रीली फॉर्म ऑफ डीएनए, और जब डीएनए को डिवाइड करना होता है, तो वो अपनी डीएनए को, जब वो जो डीएनए जब उसको डिवाइड करना, तो फिर वो टाइटली कंडेंस कर लेता है, पैक कर लेता है, उस फॉर्म को बोल देते हैं क्रोमोसोम। तो ये डिफरेंस है क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में। तो तुमसे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कुछ नहीं है बेटा, डीएनए है ना, उसी की ही फॉर्म है क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। जब डीएनए फ्रीली है, उसको क्रोमैटिन नाम दे दिया, जब डीएनए डेंसली पैक्ड है, बहुत प्यारे तगड़े तरीके से पैक है, तो उसे क्रोमोसोम नाम दे दिया। मैं ना तुम्हारे वैसे सिलेबस में डीएनए पैक करना कैसे होता है वो सारा नहीं है सिलेबस में, बट मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ताकि तुम्हारे कंसेप्ट ना बेटर तरीके से खिल के आए तुम्हारे दिमाग में।
तुम्हें समझ आया, अच्छा अच्छा ऐसा कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्रोमैटिन क्रोमोसोम समझ में आएगा, थोड़ा सा डीएनए और देख लेते हैं। डीएनए क्या चीज है बेटा, देखो डीएनए क्या चीज है देखते हैं। डीएनए ना धागे जैसा होता है, थ्रेड लाइक। तो डीएनए ऐसा होता है थ्रेड लाइक, और डीएनए की एक थ्रेड है, इसके साथ ही दूसरी थ्रेड लिपटी होती है, ठीक है। तो डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया। ऐसे होता है डीएनए, जैसे एक थ्रेड हो गया, एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड, तो ये क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड, दिख रहे हैं ना, एक स्ट्रैंड दूसरी स्ट्रैंड, तो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड। तो देखो ये एक स्ट्रैंड थी डीएनए की, इसकी दूसरी स्ट्रैंड इसके चारों तरफ लिपटी हुई होती है, ठीक है। तो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। तो ये डीएनए है, फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये जो डीएनए है ये डी से डीएनए, डी से डबल स्ट्रैंडेड, याद रख लेना, डबल स्ट्रैंडेड होता है हमारा डीएनए। ये मैं अपने डीएनए की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। डीएनए ना बेटा नेगेटिव चार्ज का होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इतना समझ में आया। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और क्यों होता है, क्योंकि इसके पास ना PO4 3- होता है। अब ये क्या बोला है, इसको हम बोलते हैं फोस्फेट ग्रुप। क्या बोलते हैं, फोस्फेट ग्रुप, फोस्फेट ग्रुप, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फोस्फेट ग्रुप, इसकी वजह से, क्योंकि डीएनए के अंदर ना, अब देखो तुम्हारे सिलेबस में इतना नहीं है यार कि डीएनए का स्ट्रक्चर भी मैं बना के दूंगी, डीएनए को मैं बता सकती हूँ कि कैसे कैसे बना है, कैसे कैसे बॉन्ड बनते हैं डीएनए के, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो बात की कहानी है, वो छोड़ो, बस इतना देखो डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक स्ट्रैंड ऐसे, दूसरी स्ट्रैंड उसके चारों तरफ लिपटी हुई होती है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। दूसरी चीज और एक बात यार, डीएनए 2.2 मीटर का होता है, 2.2 मीटर। सेल का साइज तो मीटर में भी नहीं होता, सेल का साइज तो बहुत 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 छोटा होता है। तो ये 2.2 मीटर का डीएनए ना दिखने वाले सेल के अंदर कैसे एडजस्ट हो गया भाई, कैसे? यही तुम्हारे दिमाग में डालूंगी मैं ये चीज कि कैसे इतनी खूबसूरत चीजें। सोच रहे हो, सेल जिसका साइज इतना सा है, दिखता भी नहीं है माइक्रोस्कोप में, उसके अंदर 2.2 मीटर का, समझ रहे हो, 2.2 मीटर का इतना बड़ा डीएनए फोल्ड होके कैसे इस न्यूक्लियस के अंदर आ रहा है, समझ रहे हो? ये हम समझेंगे, वो हम कल की क्लास में समझेंगे। फिलहाल इतना समझो कि डीएनए के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये नेगेटिव चार्ज फोस्फेट ग्रुप की वजह से आता है। क्लास 9th में थोड़े टाइम बाद जब आप केमिस्ट्री पढ़ने नहीं 10th क्लास में तुम्हारे, यस 10th क्लास में जब आप पढ़ोगे तो आपके ऐसे ग्रुप होंगे, क्लोरीन माइनस, ठीक है, नाइट्रेट NO3-, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। शायद मैं तुम्हें थोड़ा बहुत 9th में भी पढ़ाऊंगी। तो उसकी वजह से, तो इसके ऊपर ना PO4 3- होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, इस ग्रुप के ऊपर, इस फोस्फेट ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आप 9th में पढ़ लोगे, मैं 9th में पढ़ा दूंगी तुम्हें थोड़े दिन बाद जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोस्फेट ग्रुप होते हैं, इस वजह से। तो इतनी बात डीएनए की समझ में आ गई। आगे सुनो, अब यार जो डीएनए है ना, वो एक बहुत तगड़ा काम करता है। क्या करता है देखो बेटा, ये जो हमारा डीएनए है ना, डबल स्ट्रैंडेड का, इस डीएनए के अंदर या फिर इस क्रोमोसोम या फिर इस क्रोमैटिन, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई डीएनए की दो फॉर्म है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम। क्रोमैटिन क्या होती है, जो बहुत ही लूजली पैक्ड है। क्रोमोसोम क्या है, जो बहुत ही हाईली कंडेंस पैक्ड है। जब डीएनए बेटा क्रोमोसोम वाले फॉर्म में होता है ना, बहुत ही अच्छे से पैक होता है, तो सुंदर तरीके से दिखता भी है। देखो डीएनए फ्रीली तो ऐसे ऐसे दिखेगा, गुचुल फ्रीली फैला फैला से दिखेगा, लेकिन जब क्रोमोसोम सुंदर तरीके से पैक होगा ना, तो देखो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, ऐसे तुम्हें स्ट्रक्चर दिखेंगे, ऐसे 8 टाइप ऑफ, ठीक है। तो इनकी शेप, इनकी अच्छे से साइज सुंदर तरीके से दिखते हैं। यहाँ पे फ्रीली फैला हुआ है, लेकिन क्रोमोसोम जो कंडेंसली पैक होता है, उसकी सुंदर तरीके से शेप्स भी दिखती हैं, ठीक है। ये तो चलो एक एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। अब आते हैं हमारे डीएनए पे। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो डीएनए के पास ना बेटा कुछ जीन्स होते हैं, जैसे ये एक जीन है, जैसे ये एक जीन है,
जैसे ये एक जीन है, जैसे ये एक जीन है, जैसे ये एक जीन है, जैसे ये एक जीन है, तो इनके पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स। पहनने वाली जीन्स नहीं, GENES, इट इज एन अनदर काइंड ऑफ चीज जिसे हम बोलते हैं जीन्स। इस जीन्स का काम क्या होता है बेटा, इस जीन के पास ना आपकी बॉडी के कैरेक्टरल इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी आई का कलर ब्लैक है, मेरी हाइट कितनी लंबी है, ठीक है, मेरी बॉडी का कलर, मैं सांवली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं कैसी हूँ, काली हूँ, कैसी हूँ, तो ये सारी चीज की इंफॉर्मेशन ना इन जीन्स के पास होती है। ठीक है, तो इन जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है किसकी, हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स की, बॉडीज के कैरेक्टर की, कि मेरा हाथ, मेरी हाइट कितनी लंबी जाएगी, कितनी छोटी जाएगी। और बेटा देखो, ये जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी जब दोबारा समझाऊंगी कैसे मिलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, अब हमारी भी कभी कल ना कल शादी होगी तो हम अपने बच्चों को वो जीन्स देंगे। जैसे मैं बोलती हूँ ना, जैसे मान लो आपको कभी किसी ने बोला ये तो अपनी मम्मी जैसी है, ये तो अपने पापा जैसे है, ठीक है, इसकी आंखें तो बिल्कुल इसकी मम्मी की तरह है, सुंदर सुंदर, ऐसे बोलते हैं ना, ये तो अपने पापा की तरह लंबा गया है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, इसको दिमाग होता है इसके पापा की तरह है। तो वो जो बोलते हैं ना, उसका वैसा है, वो हम बोलते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है, वो जीन्स के बारे में हम बोलते हैं, वो हमारे जीन्स की इंफॉर्मेशन है। जो ये जो जीन आया है, जैसे मान लो ये मेरा DNA है, मेरी बॉडी का कलर मान लो, लेट्स सपोज बॉडी कलर छोड़ो तो क्या मान लो, हाँ मेरा हेयर का कलर मान लो ब्राउन है, तो वो ब्राउन कलर मुझे कहाँ से मिला है, मेरे जीन से मिला है। और ये जीन मुझे मेरे कहाँ से मिले हैं, मेरे पेरेंट्स से मिले हैं। ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैरेक्टर्स दिए हैं, मेरे पेरेंट्स के DNA से ये जीन्स मुझे मिले हैं। कैसे मिले हैं, क्यों मिले हैं, वो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, आज मेरा टॉपिक न्यूक्लियस था, थोड़ा बहुत मैंने DNA तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया, बट कोई बात नहीं, अपने दिमाग में रखना, इतना हैवी नहीं था यार ये, एक दो बार समझोगे ना मस्त समझ में आ जाएगा। सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा ना जब तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा ऐसे पेरेंट्स से बच्चे के अंदर कैरेक्टर्स आते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा हमें हमारे पेरेंट्स से जीन्स मिले हैं। अब ये जीन्स, मेरी भी कल को शादी होगी भाई, तुम्हारे भी होगी, सबकी होनी है, वो तो दुख है, दर्द है दुनिया का। ठीक है, अब मेरे पास जो जीन्स है वो मैं अपने बच्चों को ट्रांसफर करूंगी। ठीक है, वो अपने बच्चों को ट्रांसफर करेंगे। इसी तरीके से जो जीन्स है ना वो हेरिडिटरी होते हैं, हेरिडिटरी। ये 10th में पढ़ोगे आप जेनेटिक्स में, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब होता है जब आप कोई कैरेक्टर अपने से अपने बच्चों में, वो अपने बच्चों में, वो अपने बच्चों में, या फिर जब कोई पेरेंट अपने बच्चों को वो कैरेक्टर्स देता है, उसे बोलते हैं हेरिडिटरी। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा जी इतनी ही थी, जिसमें हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, ये पता होनी चाहिए थी। ठीक है, और न्यू CMR ट्रिक याद रखना, न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन होती है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। न्यूक्लियोलस क्या होता है, DNA के अंदर ही होता है न्यूक्लियोलस, उसका काम क्या होता है, वेरी गुड, राइबोसोम बनाना। तो इतना आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब ना एक टॉपिक आएगा सेल डिवीजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लेवल पे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन और मैं तुम्हें ना पैकेजिंग बताऊंगी। पैकेजिंग क्या होती है, DNA के DNA पैकेज कैसे होता है, 2.2 मीटर का DNA बिना दिखने वाले सेल के अंदर कैसे फिट होता है, ये बहुत फैसिनेटिंग चीज है, ये मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, तो we'll meet you in the next class where we'll discuss cell division or might be we'll be discussing cell packaging, देख लेंगे कौन क्या डिस्कस करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से खुशी खुशी खेलो, मस्त मजे करो, पढ़ाई भी करो। ठीक है, जय श्री राम, बाय बाय, हैव अ गुड डे।